हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका पोइट्री सेक्शन से सारे चैप्टर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोयम है वो है माई मदर एट 66। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, यानी कि जो कवित्री है वो किस प्रकार का दर्द महसूस करती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा द द पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स इज दैट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर हु इज ऑलरेडी 66। शी फील्स दैट वेरी सून शी मे पास अवे एंड लीव द पोइट्स अलोन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दर्द कवित्री महसूस करती है वह है अपनी माँ की वृद्धावस्था जो कि पहले ही 66 वर्ष की हो चुकी है। उसको लगता है कि अति शीघ्र ही उसकी माँ इस संसार में उसे अकेला छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ठीक है, जो यंग ट्रीज है उनको भागते हुए क्यों दिखाया गया है, क्यों कहा गया है। देखिए आंसर हो जाएगा द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग बिकॉज द पोइट्स इज ट्रेवलिंग इन द कार, यानी कि जो कवित्री है वो कार में ट्रेवलिंग कर रही है। When she looks out the window of the running car, they seem be running behind और sprinting, यानी कि जो कवित्री है वो पेड़ पौधों को भागते हुए इसलिए कहा है क्योंकि वह स्वयं एक चलती हुई कार में यात्रा कर रही है। ठीक है, और जब वह कार की खिड़की से बाहर देखती है तो उनको पेड़ पौधे पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी कि मदर को यहाँ पे लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज शी हैज टर्न 66 एंड लुक्स वेरी मच पेल एंड विथर्ड जस्ट एज द विंटर्स मून लुक्स अंडर मिस्ट। ठीक है, both are late winter's moon as well as the mother are in their last inning of life, यानी कि माँ और जाती हुई सर्दी के चंद्रमा की तुलना यह दर्शाने के लिए की गई है कि जिस प्रकार धुंध में छुपकर सर्दियों का चंद्रमा पीला व मुरझाया हुआ सा लगता है, उसी प्रकार 66 वर्ष की बूढ़ी माँ पीली व मुरझाई सी लगती है। सर्दी का चंद्रमा और माँ दोनों ही अपनी जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, नेक्स्ट पोयम है ये। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है विद ऑल इट्स मॉडर्न इमेजरी दिस पोयम इज प्रमोटेड बाय अ मोरल सेंस ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज मोरल कन्विक्शन। स्पेंडर राइट्स अबाउट द अनसंग फाइटर्स हु आर दे। बोल रहा है कि समस्त आधुनिक कल्पनाओं से युक्त यह कविता एक नैतिक भावना से प्रेरित है। अपनी नैतिक परंपराओं की गहराई से स्पेंडर उन संघर्ष करने वालों के बारे में क्या लिखते हैं जिनका कहीं वर्णन नहीं है, और वो कौन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा विद ऑल इट्स मॉडर्न इमेजरी द पोयम प्रोवोक्स moral duty of its readers towards every human being. The slum dwellers are the unsung fighters who are deprived of even the simplest joy of life. They fight to earn their simple livelihood. No song is written in their praise yet. इसका मतलब है अपनी सभी आधुनिक कल्पनाओं के साथ कविता अपने पाठकों के नैतिक कर्तव्य को भड़काती है। हर इंसान के प्रति झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वे गुमनाम लड़ाके हैं जो जीवन के साधारण और सरल सुख से भी वंचित हैं। वे अपनी साधारण आजीविका कमाने के लिए भी लड़ते हैं। उनकी प्रशंसा में अभी तक कोई गीत नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है दो द स्टूडेंट्स लिव इन द स्लम इन द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार स्पेंडर ब्रिंग्स आउट द फ्लावरिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ अ ग्रेटर ह्यूमैनिटी। हाउ डज ही अचीव दिस। बोल रहा है कि यद्यपि बच्चे झुग्गियों में द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में रहते हैं, फिर भी स्पेंडर एक विस्तृत मानवता की भावना जगाने में कामयाब हो जाते हैं। वह ऐसा किस प्रकार कर पाते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्पेंडर टॉक्स अबाउट द स्लम dwellers who struggle for their livelihood and for them education school do not have any meaning. Though they read Shakespeare and geography, they are unable to understand their utility in life. Their life begins in slum and also ends there. This is really pitiful.
This is not the picture of the slum of one country but those of every country. Though our though one country condemns other under the shadow of Second World War, this problem is universal. The poet talks about a problem that greater humanity appeals. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। खर्च करने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले की बात करते हैं जो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं और उनके लिए शिक्षा स्कूल का कोई मतलब नहीं है। शेक्सपियर और भूगोल पढ़ते हुए भी वे जीवन में उनकी उपयोगिता नहीं समझ पाते। उनका जीवन झुग्गियों में शुरू होता है, वहीं खत्म भी हो जाता है। यह वास्तव में दयनीय है। यह किसी एक देश की नहीं बल्कि हर देश की झुग्गियों की तस्वीर है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में एक देश दूसरे की निंदा करता है। यह समस्या सार्वभौमिक है। कवि एक ऐसी समस्या के बारे में बात करता है जो अधिक से अधिक मानवता को आकर्षित करती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीपिंग क्वाइट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनने और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रू सेल्व्स. It will give us a chance of introspection. We will be able to understand our strengths, fault and weakness. यानी कि 12 तक गिनना और चुप रहना हमें अपने वास्तविक अहम को पहचानने में मदद करेगा। यह हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर उपलब्ध करेगा। हम मजबूत पक्ष, गलती व कमियों को समझ सकेंगे। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोयम? इस कविता में कवि किस दुख की ओर संकेत करता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स इज ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ। यानी कि कवि जिस दुख की ओर संकेत करता है वह दुख स्वयं को ना समझने और स्वयं को मौत से भयभीत होने देने का है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? ठीक है, यानी कि बाहरी शांति के पीछे भी जीवन हो सकता है, यह बताने के लिए कवि प्रकृति के किस प्रतीक का प्रयोग करता है? देखिए इसका आंसर है The poet uses the symbol of earth that looks still from outside but he has इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ विद इन इट। यानी कि कवि धरती के प्रतीक का प्रयोग करता है जो ऊपर से शांत दिखाई देती है लेकिन उसमें जीवन की असीम संभावनाएं होती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है इसलिए प्रत्येक दिन हम फूलों की नई मालाएं बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ है दिस लाइन सजेस्ट दैट वी आर बॉर्न फॉर इवन द स्मॉलेस्ट प्लेजर। वी ऑलवेज सीक प्लेजर इन ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स स्पेशली द ब्यूटीफुल थिंग्स। यह पंक्ति कहती है कि हम छोटी छोटी खुशियों से भी बंधे होते हैं। हम हर वस्तु में खुशी की कामना करते हैं, विशेष रूप से सुंदर वस्तुओं में। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग? सभी कष्टों के बावजूद भी लोग जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा पीपल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स एंड सफरिंग बिकॉज इवन स्मॉलर ब्यूटीफुल थिंग्स मेक लाइफ हैप्पियर एंड वर्थ लिविंग। यानी कि सभी कष्टों के बाद भी लोग जीवन से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि छोटी छोटी सुंदर वस्तु इस जीने को जीने योग्य बनाती है। मतलब बात का मतलब ये है कि हम लोग को हर छोटा छोटा चीज में भी खुशी को देखना चाहिए और हम लोग यही करते हैं। मतलब मनुष्य जो है उसको इतना कष्ट के बाद भी जीवन से प्रेम इसलिए होता है क्योंकि वो हर छोटे छोटे चीजों में भी अपने खुशी को ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? बोल रहा है कि पृथ्वी की कृपा से मिलने वाली सुंदर वस्तुओं का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है? यानी कि यहाँ पे प्रकृति के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सुंदरता का बात किया गया ना वो प्रकृति का ही सुंदरता का बात किया गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान हम लोग के लिए प्रकृति बनाए है ना इससे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट गिव्स अस दीज इमेजेस द सन, द मून,
trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep as such are daffodils with the green world they live in। यानी कि कवि इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है, चमकता सूरज चमकता चांद, वृक्ष हो नए या पुराने जो वरदान देते हैं छाया का, साधारण भेड़ों को ऐसे ही सुंदर नरगिस के फूल है जो हरे भरे माहौल में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क किनारे स्टैंड बनाने वालों की क्या प्रार्थना थी, यानी कि क्या दलीलें थी। ठीक है, उनको क्या चाहिए था। देखिए आंसर हो जाएगा दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिटी फॉक दैट दे वुड स्टॉप देयर टू बाई समथिंग और अदर बट दे कंसिडर देम एज बेगर्स, यानी कि वे नगर वासियों से आशा करते हैं कि वे वहां कुछ ना कुछ खरीदने के लिए रुकेंगे, लेकिन वो जो नगर वासी है ना, वो गांव वालों को क्या समझते हैं, भिखारी समझते हैं और भिखारी के जैसा वो लोग से कंपेयरिंग करते हैं। तो ये तो गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वैन, वह बचकाना इच्छा क्या है जिसकी कामना कवि करता है, यह कामना व्यर्थ क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा द पोएट लॉन्ग्स फॉर पुटिंग द विलेज फॉक एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, दिस डिजायर इज यूजलेस बिकॉज द नेक्स्ट डे ही सीज दैट नथिंग हैज बीन डन फॉर देम। कभी गांव के लोगों को उनके दर्द से एक झटके में दूर करने के लिए तरसता है। यह अच्छा व्यर्थ इसलिए है क्योंकि अगले दिन वह देखता है कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो देखिए हमारा पोयम का लास्ट जो चैप्टर है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है हमारा व्हाई डू यू थिंक अबाउट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। इसमें बोल रहा है कि आप क्या सोचते हैं जेनिफर आंटी के हाथ जो है अपनी ऊन पर क्यों लड़खड़ा रहे हैं। दूसरे पद में उनके स्वेटर बुनने की सिलाई इतनी सख्त क्यों लग रही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा द हैंड्स ऑफ आंट जेनिफर आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टैंजा बिकॉज ऑफ द heaviness of her mood and the burden of the married life। ठीक है, she finds the ivory needle hard to pull because of the construction। बोल रहा है कि अपने मूड और भारीपन और वैवाहिक जीवन के बोझ के कारण आंटी जेनिफर के हाथ दूसरे श्लोक में उनकी ऊन के माध्यम से फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, निर्माण के कारण उसे हाथी दांत की सुई को खींचना कठिन लगता है, मतलब कि वो जो ऊन में जो फंसा हुआ उनका हाथ है ना, वो उनके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है कि किस तरह से शादी होने के बाद एक लेडी का जो अपना जिंदगी होता है वो शादी के बोझ में और उसके बंधन में बंध जाता है। ठीक है, और उसको किस तरह से वो खींचती है, अपने साथ साथ लेकर चलती है, कितनी मुश्किल आती है, वही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is suggested by this image massive weight of uncle's wedding band। अंकल से शादी के प्रतीक, ठीक है, कंगन के भार से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Massive weight of uncle's wedding band points out the already burdened and unhappy married life of Aunt Jennifer। ये दर्शाता है कि चाचा से शादी के बाद, ठीक है, वो जो बैंड है ना, वेडिंग बैंड, भारी, उसका जो भारी वजन है आंट जेनिफर के पहले से ही बोझिल और दुखी वैवाहिक जीवन की ओर इशारा करता है। मतलब उनका जीवन जो है वो शादी के बाद कितना कठिन है उसी की तरफ वो इशारा करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। What are the different meanings of ringed in the poem। बोल रहा है कि वह कौन सी दुख, स्वप्न या भयंकर परिस्थितियां हैं जिनसे आंटी घिरी हुई है। रिंग शब्द के प्रयोग का क्या महत्व है। रिंग शब्द के कौन कौन से अर्थ कविता में लिए गए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय आर द अनहैप्पी मैरिड लाइफ एंड पेनफुल circumstances। The word ringed give us two meanings, first surrounded by and secondly wedding ring in her finger on the wedding banding her wrist। ठीक है, इसमें बोल रहा है आंटी जेनिफर जिन परिस्थितियों से घिरी हुई है वे दुखी वैवाहिक जीवन और दर्दनाक परिस्थितियां हैं। रिंग्ड शब्द हमें दो अर्थ देता है।
पहला चारों ओर से घिरा हुआ और दूसरा शादी की अंगूठी उसकी उंगली में, उसकी कलाई पर, शादी की पट्टी पर। ठीक है, मतलब कि इसमें जो रिंग शब्द है इसका मतलब यही है कि वो किस तरह से शादी के बाद बहुत सारे दुखों से और बहुत सारे बोझ से घिर चुकी है। ठीक है, और किसी तरह से वो बस अपनी जिंदगी को उनके साथ साथ खींच रही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लड़कियों, आप सब समझ रही हो ना कि शादी के बाद एक लड़की के जिंदगी में कितना दिक्कत है। तो इसीलिए आप लोग पहले अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा अच्छा जॉब लीजिए, बहुत सारे पैसे कमाइए और फिर शादी करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।